Hello, dear student. Welcome to my channel. Today we'll discuss the 12th class topic इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर में हम जितने भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आईआईटी मेंस एडवांस या नीट में आने वाली जितनी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उनके शॉर्टकट मेथड भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती है जब चार्ज मोशन के अंदर है, अगर चार्ज रेस्ट में है और दोनों चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक है ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्ज क्या है। चार्ज हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। अगर एक्सेस हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज की क्या यूनिट होती है, यहाँ भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास होती है कूलाम, और सीजीएस जो यूनिट है होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन। और 1 कूलाम जो है 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, और 1 ईएमयू जो है हमारे पास 10 कूलाम के इक्वल है। और जो बिगेस्ट यूनिट है वो होती है फैराडे। 1 फैराडे होती है 96,500 कूलाम। यानी कि जो लार्जेस्ट यूनिट है वो फैराडे है और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ईएसयू है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने जो है लोअर क्लासेस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ भी स्टूडेंट उसी का यूज कर लेते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये हाफ डेफिनेशन है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है? पूरी डेफिनेशन ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आप आइसोलेटेड वर्ड नहीं कहते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। यानी कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। अगर हम आइसोलेटेड वर्ड यूज ना करें तो तब ये कहेंगे, अगर आइसोलेटेड कहते हैं तब हम कहेंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब चार्ज को हम कैसे करें, कैसे क्रिएट करें, कैसे डिस्ट्रॉय करें? तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि बाय फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन से भी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करें ये कोई कॉम्ब है, कॉम्ब को हेयर पे रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्लास रोड, ये कॉम्ब है। अगर हम इबोनाइट रोड लें और इसको कैट के फर के साथ अगर इसको रब करें तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज।
इट मीन्स जो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि उस बॉडी का कैसा मटेरियल है, कि या इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है इजिली, या इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंडेड है। अगर टाइटली बाउंडेड है तो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को, अगर लूजली बाउंडेड है तो लूज करेगी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम फ्रिक्शन से हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। सपोज करें ये कोम्ब है हमारे पास, इसको हमने रब किया हेयर के साथ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई पीस ऑफ पेपर है। अब पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन बाय इंडक्शन, अब यहां पे अनदर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बाय इंडक्शन, यानी किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए तब क्या होगा। तो यहां पे जो पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल है, तो बाय इंडक्शन जितना कॉम्ब के पास पॉजिटिव चार्ज है इसके वन फेस पे नेगेटिव आ जाएगा, और जितना नेगेटिव है उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। अब यहां पे क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या कोई चार्ज बॉडी, यानी कि सेम साइन चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि नहीं कर सकता। एक्चुअल में ये कर सकता है। एक पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, एक नेगेटिव भी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए एक पे। सपोज करें कि हमारे पास इस बॉडी पे हमारे पास 1000 कूलाम चार्ज है, हालांकि 1000 कूलाम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, पॉसिबल नहीं है इतना चार्ज हम यूज करना। और दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है 1 कूलाम है, बाय इंडक्शन को पास में रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे वन साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा 1000 टाइम ही, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज अनदर फेस पे आ जाएगा। 1 कूलाम चार्ज की वजह से यहां पे एक फेस पे नेगेटिव का 1 कूलाम आ जाएगा और दूसरी साइड प्लस का 1 कूलाम चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो 1000 कूलाम में अगर -1 कूलाम अगर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि एक चार्ज बॉडी यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ऐसा लिख लें, पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक नेगेटिव चार्ज बॉडी भी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकती है। सेम कंडीशन है कि एक बॉडी के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए, दूसरी बॉडी के ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी को अट्रैक्ट कर रही है, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करी, क्या दूसरी बॉडी पे क्या नेगेटिव चार्ज ही होगा? नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अगर हम 1-2 एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाएगा पेयर प्रोडक्शन, यानी कि कोई गामा रे फोटोन है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिवाइड हो सकती है। एक होता है एनहेलिएशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके 2 गामा रे फोटोन दे सकते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रेडियो एक्टिव
डीके। यूरेनियम 92 238 अगर हम यूज करें तो इसमें थोरियम 9234 ये गामा रे, ये अल्फा पार्टिकल अल्फा को एमिट कर सकता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जांपल। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन से, बाय इंडक्शन से, और अब एक करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा कि कोई चार्ज बॉडी है, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको किसी अनदर चार्ज बॉडी से इसको अटैच करते हैं, जो दूसरी जो चार्ज बॉडी है बी, अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कंडक्शन ऑफ चार्ज। कंडक्शन ऑफ चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ए और ये कोई अनदर चार्ज बॉडी है बी, इसको इससे टच कराते हैं। इंडक्शन की वजह, कंडक्शन की वजह से ये जो बीच जो बॉडी है इस पे भी कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कितना होगा, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मोस्टली स्टूडेंट ये कहेंगे हाफ हाफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। हाफ हाफ चार्ज तब ट्रांसफर होगा दोनों बॉडी का जब साइज सेम हो। अगर सपोज करें दोनों बॉडी का साइज अगर सेम ना हो तो कितना चार्ज होगा, हम इसके लिए कर लेते हैं। सपोज करें हम इसको इस टाइप से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि फर्स्ट बॉडी के पास भी चार्ज Q1 है और दूसरी बॉडी के पास भी चार्ज Q2 है और इसका जो रेडियस है R1 है और इसका जो रेडियस है इस अनदर बॉडी का ये R2 है। इन दोनों को मैंने टच करा दिया कंडक्शन के थ्रू। अब दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा और चार्ज जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब यहां पे अपने पास जो चार्ज बॉडी ए है इस पे सपोज करें कि चार्ज हमारे पास Q1 है, चार्ज सपोज कर ले कि Q1 है हमारे पास और ये Q1 चार्ज कितना होगा, Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश जो दूसरी बॉडी है B इस पे कितना आएगा। तो Q1 डैश का फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यानी कि दोनों का रेडियस का सम मल्टीप्लाई में कर ले दोनों का चार्ज का सम Q1 प्लस Q2। सिमिलरली Q2 डैश जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई Q1 प्लस Q2। अब इसी को ऐसे समझने की कोशिश करें अगर हम कि सपोज करें इसके पास भी चार्ज Q है और दूसरी बॉडी के ऊपर भी चार्ज जो है या अनचार्ज है उसको अगर हम टच करते हैं, इसके पास कोई चार्ज नहीं है और दोनों का रेडियस अगर सेम है, अगर इन दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो इसके पास जो Q1 डैश होगा और दूसरी बॉडी B के पास जो Q2 डैश होगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा R डिवाइड बाय दोनों के सम का रेडियस R1 प्लस R2 और दोनों का चार्ज यानी Q प्लस 0, ये हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइड बाई 2 और Q2 डैश हो जाएगा R डिवाइड बाई R प्लस R डिवाइड बाई Q प्लस मल्टीप्लाई Q प्लस 0, ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2। ये कब चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हुआ, ये तब हुआ है जब दोनों का जो है साइज सेम है। अगर साइज डिफरेंट होगा तब हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम और इसका शॉर्टकट तरीका भी निकालते हैं कि शॉर्टकट से हम इसको कितनी जल्दी हम सोल्व कर पाएंगे। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम डिस्कस करें तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 10 -19 कूलम होता है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10 किलोग्राम। अगर आपके पास 9.1 10 किलोग्राम अगर मास है तो चार्ज हमारे पास होगा 1.6 10 कूलम। अगर 1 किलोग्राम अगर चार्ज है, 1 किलोग्राम अगर मास है तो चार्ज हो जाएगा 1.6 10 कूलम डिवाइड बाई 9.1 × 10 किलोग्राम। अगर 75 किलोग्राम है तब जो है चार्ज हो जाएगा 1.6 10 कूलम और डिवाइड बाई 9.1 × 10 कूलम मल्टीप्लाई 75। अगर इसको हम शॉर्टकट से निकालें तो ये हो जाएगा गिवन मास यानी 75 किलोग्राम है डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। ये इसका एक शॉर्टकट फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट क्या है, बिगेस्ट यूनिट क्या है, कंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ हमने एक शॉर्टकट फार्मूला अभी तक निकाला है। अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ लगभग सिमिलर है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास क्या था कि दो पॉइंट मास बॉडी हैं, सपोज करें उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू थी g, कैपिटल G, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ अनदर बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है, सपोज करें ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, अनदर पॉइंट चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करें r है। यहाँ पे मैं बार बार पॉइंट चार्ज बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब पॉइंट चार्ज बॉडी क्या है? पॉइंट चार्ज बॉडी किसको कहेंगे हम? पॉइंट चार्ज बॉडी या पॉइंट मास बॉडी किसको कहेंगे? सपोज करें कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है, उसका रेडियस जो है सपोज करें ये कैपिटल R है, और दूसरी जो बॉडी है उसका जो रेडियस है वो हम डिस्कस कर ले, ये है R2, और इस पहले वाली बॉडी है उसका रेडियस हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे R1, और दूसरी जो बॉडी है इसका रेडियस एज्यूम करते हैं R2। अगर ये रेडियस R2 और R1 वेरी वेरी लेस हो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस से, इस बॉडी को कहेंगे हम पॉइंट चार्ज बॉडी, और सिमिलरली मास बॉडी भी इसी को कहेंगे। अगर जो इनका रेडियस जो है वेरी वेरी लेस देन हो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस से, तो यही पॉइंट मास बॉडी हो जाएगी, वही पॉइंट चार्ज बॉडी होगी। अब जो फोर्स होगा इनके बीच में, या तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फोर्स रिपल्सिव होगा। दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, देन F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहां पे स्मॉल k फोर्स कांस्टेंट है, न कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला अगर यूज करते हैं हम इस k का, फोर्स कांस्टेंट का, ये हो जाएगा F × R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 × Q2। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है M1 L1
T-2 और ये हो जाएगा L का स्केयर। हमें पता है कि जो करंट है वो होता है Q डिवाइड बाई T, और Q की वैल्यू हो जाएगी I मल्टीप्लाई T, यानी कि A इंटू T इसका स्केयर। ये हो जाएगा हमारे पास K का डायमेंशन फार्मूला M1 L3 T की -4 A की -2। और यहाँ पे K का हम यूज करें तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। अब यहाँ पे K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो K की जो यूनिट है उसको इन्वर्स कर दें, ये हो जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ का डायमेंशन फार्मूला इसका यूज करते हैं, तो K का जो डायमेंशन फार्मूला है उसको रिवर्स कर दें, ये हो जाएगा M-1 L-3 T की पावर 4 और A की 2, ये हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। सपोज करिए कोई पॉइंट चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, अनदर पॉइंट चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है R। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। यहाँ पे F की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सपोज करें कि चार्ज बॉडी Q2 है, ये Q1 पे फोर्स लगाएगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी, रिपेल करेगी। इसको कहेंगे F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब यहां भी हमें अगर वेक्टर बनाना है तो इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ फोर्स लगा है, ये डायरेक्शन हो जाएगी R21। सिमिलरली F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को कहेंगे हम F21, और इसकी वैल्यू लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्शन है यहाँ पे 1 से 2 1 2। अब यहाँ पे देखें कि यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि R12 को लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को R21, आगे नेगेटिव लगा देंगे केवल डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। और ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितना Q1 पे फोर्स लगाए, Q2 जितना Q1 पे लगाएगा, Q1 भी Q2 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, और ये इनवर्स स्केल लॉ को भी ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, और इनवर्स केस लॉ को ओबे करता है, इनवर्स स्केयर लॉ, यानी कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। और ये सेंट्रल फोर्स है, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम एग्जाम्पल हमने इसको एक एक्टिविटी से करें कि हमने किया था कि भाई एक कोम जो है जिसको हम हेयर से रब करते हैं वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल है, पीस ऑफ पेपर पे भी कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और उसके अगेंस्ट हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पीस ऑफ पेपर को ऊपर उठा लिया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर देन होगा किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से, लगभग 10⁻⁻⁴
25 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स से। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे और इसको शॉर्टकट मेथड से भी करने की कोशिश करेंगे। आपको नीट के अंदर या जेईई मेंस एडवांस के अंदर अगर आप इसको सोल्व करना पड़े तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको करें। ट्रेडिशनल मेथड हम जो है बोर्ड एग्जाम के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल भी अगर आप शॉर्टकट से निकाल दें वहां पे तो गलत नहीं करेंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है Q1, अनदर चार्ज बॉडी है Q2। Q1 इज वेरी लेस देन Q2 इन मैग्नीट्यूड फॉर्म और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। हम थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो? तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैं यहां पे किसी पॉइंट P पे इस चार्ज Q0 को रख देता हूं और जो स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस है x। नेट फोर्स जो है Q0 पे 0 होगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। Q1 चार्ज Q0 पे फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, Q2 जो है ये डायरेक्शन होगी, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे क्या इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो Q1 जब Q0 पे लगाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। Q2 जब Q0 पे लगाएगा तो ये हो जाएगा K Q2 Q0 डिवाइड बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी यहां से d माइनस एक्स। अब K से K कैंसिल आउट, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, टेक अंडर रूट बोथ साइड। अगर दोनों साइड अगर अंडर रूट लें हम तो ये हो जाएगा अंडर रूट Q1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई d माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट Q1 d माइनस अंडर रूट Q2 x इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 x। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यही हमारा शॉर्टकट आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू d डिवाइड बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1। ये हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है। ये फार्मूला कब लगाना है? या तो दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज हो Q1 Q2 के पास, या दोनों के पास नेगेटिव चार्ज हो, तब ये शॉर्टकट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब शॉर्टकट से हम कैसे करें? यहां पे दिया हुआ है कि टू चार्ज Q and 4Q are separated by a distance 6a. Find the point on the line joining of two charges where the third charge is placed. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला यही शॉर्टकट वहां भी लगेगा, आंसर भी एग्जैक्ट यही आएगा। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट निकालना है जहां पे किसी चार्ज को रखे कि नेट फोर्स की वैल्यू वहां पे 0 हो, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। x जो डिस्टेंस है ये स्मॉल चार्ज से है मैग्नीट्यूड इन फॉर्म में, जो स्मॉल होगा चार्ज। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा Q अंडर रूट Q इंटू 6a डिवाइड बाई अंडर रूट 4Q प्लस अंडर रूट Q। अंडर रूट Q को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेंगे, हो जाएगा 6a डिवाइड बाई अंडर रूट 4 प्लस 1, हो जाएगा 6a डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 6a डिवाइड बाई 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 2a। कितनी जल्दी ये सॉर्ट आउट हो गया हमारे पास। अगर हम इसके लिए एक अनदर शॉर्टकट मेथड निकालें कि सपोज करें एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है, तब हमें कोई थर्ड चार्ज रखना हो सिस्टम इक्विलिब्रियम करने के लिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, वो डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम शॉर्टकट निकाल लें। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ये चार्ज जो है माइनस Q1 है, ये चार्ज हमारे पास प्लस का Q2 है, Q1 जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में Q2 से लेस है। अब यहाँ पे कोई बीच में तो हम कोई चार्ज रख नहीं सकते, सपोज करें रख लेते हैं हम, सपोज करें Q0 है हमारे पास। अब ये प्लस Q2 चार्ज इसको रिपेल करेगा,
Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम कहीं भी इस लाइन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग हम थर्ड चार्ज को नहीं रख सकते, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम इनके बीच में ना रख के लाइन ज्वाइनिंग के हम कहीं बाहर रखेंगे। ये पी पॉइंट यहाँ है, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस है x हमारे पास, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है d। अब यहाँ पे अगर हम देखें पी पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू, पी पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज अगर हम रखें, क्यू नोट, और इसके ऊपर फोर्स जो है माइनस Q1 जो लगाएगा अट्रैक्ट करेगा, Q2 इसको रिपेल करेगा। अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं कि Q1 इंटू क्यू नोट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एंड Q2 की वजह से इस पॉइंट P पे जो चार्ज है Q नोट, इस पे फोर्स हो जाएगा K, Q2 क्यू नोट डिवाइड बाई D प्लस में x का स्क्वायर, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं रखने हैं, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम इसमें डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से केवल डायरेक्शन पता लगेगी हमें। टेक अंडर रूट बोथ साइड, अगर हम अंडर रूट निकालें, अंडर रूट बोथ साइड, ये हो जाएगा Q1 अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई D प्लस एक्स। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अंडर रूट Q1D माइनस अंडर रूट Q2 एक्स, अंडर रूट Q2 ये जो प्लस, यहाँ प्लस आएगा, अंडर रूट Q2 एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू डी डिवाइड बाई अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। ये शॉर्टकट मेथड आ जाएगा हमारे पास सोल्व करने के लिए। अगर ये कब होगा, एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज हो, तब यहाँ पे नीचे माइनस हो जाएगा। अगर दोनों पे सेम साइन है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो नहीं यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव होगा। ये शॉर्टकट मेथड है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। एक अनदर सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई स्केयर है, सपोज करें कि ये कोई स्केयर है हमारे पास, जिसके अपोजिट कॉर्नर पे प्लस Q चार्ज है, अनदर अपोजिट कॉर्नर पे माइनस Q चार्ज है, और इसका जो है हम मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है स्केयर की A है। इसने कहा कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज जीरो, स्मॉल Q पे अगर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हो, सपोज करें इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो है, अब कितने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं उनको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। इसने कहा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल Q। इस प्लस Q चार्ज की वजह से, कैपिटल प्लस Q चार्ज की वजह से स्मॉल Q चार्ज पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ही हो जाएगी, जिसको हम F1 कह देते हैं। ये प्लस Q चार्ज की वजह से सिमिलरली इस Q की पे जो फोर्स होगा उसको हम कह देते हैं F2। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो F1 इज इक्वल टू F2 के इक्वल ही है, और दोनों जो फोर्स के बीच में एंगल की वैल्यू 90 है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल कहता था हमारे पास कि R स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, यानी कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास F1 डैश है, यानी F1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जीरो होगी, और ये दोनों जो है सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2F1 डैश का स्क्वायर, और F1 डैश जो होगा अंडर रूट 2F1, अंडर रूट 2F1। सिमिलरली ये
ये जो स्मॉल क्यू है ये चार्ज, इस स्मॉल क्यू के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, और इसकी वैल्यू को लिख लेता हूं मैं एफ डबल डैश। ये वैल्यू थी हमारे पास एफ डैश, और इसकी वैल्यू एफ डबल डैश, यानी कि एफ डबल डैश जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा √2a क्योंकि स्केयर है, यानी कि √2a का स्केयर, और एफ डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए का स्केयर। इसका नेट फोर्स क्यू पे 0 होगा, यानी कि एफ डबल डैश प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 0, यानी के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ए स्केयर को भी कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू बाई 2 प्लस √2q इज इक्वल टू 0, और यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं q इज इक्वल टू -2√2q। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास कि इक्वल चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट, यानी कि कोई 20 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं जिसको रखते हैं मैक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे, एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे, और एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पे। हर एक पे चार्ज जो है 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम एंड शोन ऐसे रखे हुए हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा और x इज इक्वल टू 2 पे होगा। दो क्वेश्चन बना लेते हैं एक क्वेश्चन के हम। तो इस x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें कि नेट फोर्सेस क्या होंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ था चार्ज ये भी इसको रिपेल करेगा, 4 सेंटीमीटर वाला भी रिपेल करेगा, 8 वाला रिपेल करेगा, 16 वाला भी रिपेल करेगा, और नेक्स्ट शोन। यहाँ पे अगर हम देखें तो सब फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये हो जाएगी, फर्स्ट की 2 सेंटीमीटर पे की वजह से निकाल लेते के क्यू डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, प्लस 4 सेंटीमीटर की वजह से के क्यू डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻², और इनका स्केयर होगा नीचे, तो इनवर्स केस लॉ को ओबे करता है कूलम्ब्स लॉ। हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर, प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर एंड शोन। यहां से के क्यू का स्केयर कॉमन, 10⁻⁻4 कॉमन, ये आ जाएगी वैल्यू 1/4 प्लस 1/16, 1/64 एंड शो। यहां से अगर हम निकालें ये वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 इसका स्केयर, और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻4, और यहाँ से 1/4 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 1/4 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 1/4 प्लस 1/16 एंड 1/64 एंड शो, चलते रहेगा ऐसे। और ये हो जाएगी सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म में से इन सब का जो कॉमन मल्टीप्लायर है उसको ले लेंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ से इन सब में देखें तो 1/4 जो है मल्टीप्लाई होकर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/3। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ये हो जाएगी 1/4, 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगी हमारे पास 400,
10⁻⁻12 नीचे 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई 4/3। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और इन सब को सोल्व कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे न्यूटन। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपको हाफ मार्क्स 0.5 मार्क्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था कि x = 2 सेंटीमीटर पे वो निकालिए। अगर हम 2 सेंटीमीटर पे निकालते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x = 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज था 20 माइक्रो कूलम इस 2 सेंटीमीटर वाले को रिपेल करेगा, और 4 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा हुआ था ये भी इसको रिपेल करेगा, और दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो दोनों का इक्वली बनता 2 सेंटीमीटर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे। केवल जो फोर्स होगा ये इसके ऊपर लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा ये वाला 8 सेंटीमीटर, 8 में से 2 गया यानी कि 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और आगे वाले भी इस पे लगाएंगे, फिर से सम ऑफ जीपी हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास और इसके अंदर कंफ्यूजन भी बड़ा रहता है स्टूडेंट को। इसमें ये है कि टू स्मॉल चार्ज स्फीयर कंटेन ए चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। Q1 चार्ज इज रिमूव्ड। सपोज करें कोई मेटेलिक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है और दूसरा जो मेटेलिक स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज Q2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस सपोज करें कि R है। इसने कहा है कि स्मॉल dq चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर Q1 एंड गिवन टू द Q2। अब Q1 को हमने Q1 चार्ज से dq चार्ज को रिमूव किया तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा Q1 माइनस dq, और Q2 पे चार्ज दे देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Q2 प्लस dq, और डिस्टेंस सेम रखा है। इसने कहा कि फोर्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो इस जो स्फीयर था A इसके ऊपर अब नेट चार्ज कितना होगा, और B पे अब नेट चार्ज कितना होगा, Q2 प्लस dq कितना होगा। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या कंडीशन है। कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स पूछे तो हमें उसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे dq है। अगर ये 0 के इक्वल है तो यानी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है इट मीन्स दैट वैल्यू विल बी कांस्टेंट या मैक्सिमम। तो f की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी k Q1 माइनस dq मल्टीप्लाई Q2 प्लस dq डिवाइड बाई r स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी k Q1 Q2 प्लस Q1 dq माइनस Q2 dq माइनस dq का स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन ले ले विद रिस्पेक्ट टू dq, ये हो जाएगा k डिवाइड बाई r स्क्वायर कॉमन रहेगा। Q1 और Q2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे Q1 dq का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये आ जाएगा Q1, Q2 dq का लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस Q2, और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, dq की पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, फिर ये डिफरेंशिएशन d बाई dq इंटू q, ये हो जाएगा हमारे पास से, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q1 माइनस Q2 माइनस 2dq इज इक्वल टू 0, यानी कि Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू dq, यानी dq की वैल्यू ये होगी जितना हम रिमूव कर रहे हैं। अब रिमूव करने के बाद जो मेटेलिक स्फीयर A है इस पे चार्ज कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस dq इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस में Q2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली B जो मेटेलिक स्फीयर है इस पे हो जाएगा Q2 प्लस dq, और इसको सोल्व करेंगे ये भी वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। यानी फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों स्फीयर पे सेम चार्ज होना चाहिए। सपोज करें क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि कोई मेटेलिक स्फीयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया
और इसके पास चार्ज Q था, यहाँ पे चार्ज होगा Q और ये है Q माइनस स्मॉल q। अब ये इनके पास कितना चार्ज हो कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फिर से वेरिएबल जो है यहाँ पे Q है, लेकिन ये सोल्व ना करके हम सिंपल भी कह सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब दोनों के पास सेम चार्ज हो। ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब इसके पास भी Q/2 चार्ज होना चाहिए और इसके पास भी चार्ज Q/2 ही होना चाहिए, तब जाके इनकी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक अनदर क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread of the length L मीटर। यानी कि दो मेटलिक स्फीयर हैं B और C, इनको किसी पॉइंट A से किसी थ्रेड जिसकी लेंथ L है उससे हैंग किया हुआ है और जो लेंथ है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाई हुई है। इसने कहा कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इन दोनों के पास चार्ज की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। प्रूव करें। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू 0। तो यहां से हम देखें कि जो टेंशन T है ये भी एंगल थीटा बनाएगा वर्टिकल के साथ, उस T को रिजोल्व करेंगे, ये हो जाएगा T कोस थीटा T साइन थीटा। ये Q चार्ज और ये Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद द फोर्स F, और ग्रेविटेशन फोर्स जो है या वेट जो है डाउनवर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ है, कितने हैं नेट फोर्स इसके ऊपर। ये है ओरिजेंटल में T साइन थीटा, इसके जस्ट अपोजिट है फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट डाउनवर्ड एंड टेंशन का कंपोनेंट T कोस थीटा अपवर्ड। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारे पास T साइन थीटा इज इक्वल टू F के इक्वल हो और T कोस थीटा की वैल्यू mg के इक्वल हो जाए। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू F/mg, यानी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg टेंजेंट थीटा, और फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइड बाई BC का स्केयर, और Q स्केयर की वैल्यू हो जाएगी mg टेंजेंट थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC का स्केयर। हमें जो प्रूव करना था इसके अंदर BC का स्केयर नहीं है, बस एक कंपोनेंट रह जाता है L स्केयर साइन स्केयर थीटा और 4L स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहां से अब अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल अगर यूज करें हम ADB के अंदर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हो जाएगा BD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास AB, और BD जो है ये BD की जो वैल्यू है ये हाफ है BC के, BC/2, और AB की वैल्यू L है, यानी कि BC की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां से BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, और यहां पे ये वैल्यू अगर पुट करते हैं हमारे पास तो ये Q स्केयर की वैल्यू आ जाएगी Q स्केयर इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और BC की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 4L स्केयर साइन स्केयर थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये कूलॉम्स लॉ से हमने इसको प्रूव कर दिया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज है A और B। A और B पे कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं, प्लस Q है और एक पे माइनस Q चार्ज है, और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस सपोज कर लें R है। ए फोर्स बिटवीन देम इज F, और इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू F है जिसकी वैल्यू हो जाएगी K कैपिटल Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। If 25% of the charge from A is transferred to B, then net force will be।
अब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब इस ए से अगर हम 25% चार्ज को रिमूव करें तो 25% होता है किसी का 1/4। 1/4 अगर इसमें से रिमूव करते हैं ए से, ये वैल्यू हो जाएगी 3/q। और बी को अगर देते हैं तो इसमें चार्ज हो जाएगा -q + q/4, ये हो जाएगी -3q/4। और डिस्टेंस सेम है, तो नया जो फोर्स एफ डैश होगा ये वैल्यू हो जाएगी k 3q/4 इंटू 3q/4 डिवाइड बाई आर स्केयर, यानी 9/16 k q² डिवाइड बाई आर स्केयर। और ये एफ के इक्वल है, यानी एफ डैश जो है 19/16 एफ के इक्वल होगी, जिसका आंसर ये है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये AIPMT 2010 में आया हुआ हमारे पास क्वेश्चन है कि टू पॉजिटिव आयंस, यानी कि टू पॉजिटिव आयंस मान लेते हैं, एक के ऊपर चार्ज Q है, अनदर के ऊपर चार्ज Q है, उनके बीच का डिस्टेंस कोई D है और उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू F का ही है जी। और F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K Q इंटू Q डिवाइड बाई D², और F की वैल्यू है, K की वैल्यू है 1/4πε0 q² डिवाइड बाई d²। इसने कहा है कि F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q इज इक्वल टू +-NE, Q इज इक्वल टू +-NE। यहाँ पे यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 d², ये हो जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर इंटू E का स्क्वायर। और यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास F इंटू में 4πε0 इंटू d² डिवाइड बाई E², और n की वैल्यू हो जाएगी √ F इंटू 4πε0 d² डिवाइड बाई E², ये वैल्यू हो जाएगी C। हमने देखा कि कितने इजी न्यूमेरिकल हैं जो AIPMT के अंदर आए हुए हैं, PMT के अंदर आए हुए हैं, नीट के अंदर आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं, सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड हैं। अगर हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें और स्मॉल न्यूमेरिकल अगर हम निकाल लें तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बोर्ड तो आपसे अच्छे मार्क्स से क्रैक हो ही जाएगा, आप नीट को, JEE मेंस एडवांस को भी आप क्लियर कर सकते हैं।